हेलो फ्रेंड्स, जेबी का पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसी का आज हम मॉड्यूल डी स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉड्यूल डी में आपके चैप्टर नंबर 29 से लेके चैप्टर नंबर 45 तक है। और आज हम चैप्टर 29 आपका डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स। सो ये आपका चैप्टर नंबर 29 है, फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इसमें अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है वो सब पढ़ेंगे, और सेगमेंट क्या क्या है फाइनेंशियल मार्केट के, और फंक्शंस क्या क्या है फाइनेंशियल मार्केट के। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इंट्रोडक्शन से। तो फाइनेंशियल मार्केट, तो अगर आप नॉर्मल मार्केट की बात करो तो जैसे फ्रूट मार्केट हो गया, जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्रूट्स आप खरीद सकते हैं, और या कोई भी और मार्केट, कपड़ों की मार्केट अलग अलग। तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट वो होगा जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदा बेचा जाएगा। तो उसमें लिखा है कि मार्केट एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कमोडिटीज यानी चीजों को बेचा या खरीदा जाता है। मार्केट में वही होगा, शॉपकीपर्स चीजें बेचेंगे और हम उसको खरीदेंगे। दे में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब प्रॉपर सेटअप होगा, और इनफॉर्मल मतलब कोई रेगुलेटर नहीं है। तो फॉर्मल में प्रॉपर एक रेगुलेटर होगा, उसके तहत वो मार्केट काम करेगी, और इनफॉर्मल में मतलब कोई रेगुलेटर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदा या बेचा जाएगा। अब कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं वो सब अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आएगा वो सब अभी हम देखेंगे। पर फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन क्या है कि जहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जाता है उसको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गए और फाइनेंशियल मार्केट होगी। तो ये सभी चीजें मिला के फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। तो सिस्टम में आ गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहां के कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स है वो दे रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनकी हेल्प से क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। तो आप लोग क्या करेंगे, अब आपका जो पैसा है वो सेवर से, मतलब जिनका पैसा है वो इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, तो सेवर से इन्वेस्टर्स के पास वो पैसा जाता है। एंड ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती फाइनेंशियल मार्केट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। किसको? जो सेवर्स है, जिनका पैसा, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और जो उनको लेना, उस इन्वेस्टमेंट से पैसे को लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को लेना चाह रहे हैं, तो उनके बीच में प्लेटफॉर्म का काम कौन करता है? वो करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट के लिए बोला है कि मार्केट कोई इकोनॉमिस्ट किसी भी ऑर्डिनरी टर्म में इसको यूज नहीं करेगा, ऑर्डिनरी से इसका डिफरेंट मीनिंग होगा। और इसमें बोला है कि इट डज नॉट मीन लिटरली द फिजिकल प्लेस इन विच कमोडिटीज आर सोल्ड। जैसे मान लीजिए विलेज मार्केट है, ये वो भी नहीं है अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें। और जो है प्रोड्यूसर से, मतलब जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर तक चीजें जा रही है, वो भी नहीं है, कमोडिटीज पास हो रहा है। इंस्टेड इट रेफर्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट वे टू परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि परचेज हो रहा है और सेल ट्रांजेक्शन हो रहा है कमोडिटीज का, और उसका प्राइस फॉर्मेशन हो रहा है कि इस रेट पे इसको बेचा या खरीदा जा रहा है। और फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया, फिर से बोला हुआ है कि इसमें जो है प्राइस डिसाइड होता है। ये जो प्राइस डिसाइड होगा वो डिपेंड करेगा क्या डिमांड है, किस हिसाब से सप्लाई है, उसकी वजह से प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। प्राइस को लेके भी आपका लास्ट में एक टॉपिक है, कौन कौन से फैक्टर्स प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं, और प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाती है वो भी हम देखेंगे बाद में। तो फाइनेंशियल मार्केट सिंपल हो गया कि जो बायर्स है और जो सेलर्स है वो मनी को, कमोडिटीज को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हैं, मतलब बेचने या खरीदने का काम करते हैं। किस प्राइस पे? प्राइस डिटरमाइन होगा कि कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, और उसी को बोला जाता है प्राइस डिस्कवरी। ये टॉपिक अभी आपका आएगा। सो प्राइस डिस्कवरी मतलब कितना डिमांड है उस प्रोडक्ट को लेके और कितना सप्लाई है, तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि इसका प्राइस क्या है। मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा लोग उसको लेकर डिमांड करेंगे पर उतनी ज्यादा उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे डिमांड बहुत कम है और उस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसके से उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो ये बेसिक फैक्टर है कि अगर किसी चीज को लेकर मार्केट में देख लीजिए, कोई दुकानदार के पास एक सामान है मान लीजिए, ठीक है, और उस सामान की बहुत डिमांड है, तो कई सारे शॉपकीपर एक साथ, कई सारे ग्राहक एक साथ उस दुकान में आ गए। उसने बोला ये सामान हमें चाहिए, और उस दुकान के पास वो सामान का बस एक ही पीस बचा है। तो पहला वो दुकानदार ने, मान लीजिए उसका एमआरपी था 100 रुपए एग्जाम्पल, तो उसने बोला ये 100 रुपए का है, तो पांच छह ग्राहक आ गए, तो दूसरा ग्राहक बोलेगा मैं 120 दूंगा, तीसरा बोलेगा मैं 150 दूंगा, चौथा बोलेगा मैं 200 दूंगा। तो ये क्यों रेट बढ़ा रहे? इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि चार पांच कस्टमर्स हैं और वो सामान एक ही है, एक ही चीज को लेने के लिए चार पांच कस्टमर्स हैं। तो सप्लाई कितनी है? एक है। डिमांड कितनी होगी? पांच कस्टमर्स की, तो डिमांड बढ़ रही है और वो सप्लाई एक है, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, 100 की चीज को 200 तक में खरीदने को रेडी है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पे इस सिंपल से एग्जांपल में सुना।
ऐसे चीजें काम करती है कि डिमांड ज्यादा होगा। मान लीजिए सप्लाई बहुत ज्यादा और डिमांड कम है, दुकानदार के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है और वो बिक नहीं रहा, कोई इसको लेना नहीं चाह रहा। मान लीजिए उसका एमआरपी था 100 रुपए, तो दुकानदार ने हफ्ता भर ट्राई कर लिया, कोई इसको नहीं लेना, तो वो क्या करेगा, ग्राहक जब भी आएंगे तो बोलेगा वैसे तो 100 रुपए का है, आप एक काम कीजिए 80 में इसको ले जाइए, 70 में इसको ले जाइए। अब वो क्या करे, वो स्टॉक बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन रहेगा, उसका मान लीजिए एक्सपायरी डेट भी आने वाला है, कोई इसको नहीं खरीदा अभी तक, तो बोलेगा चलिए इसको 50 रुपए में ले जाइए। तो वो 100 रुपए की चीज को कम कम करके क्यों बेच रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत सारा स्टॉक है, सप्लाई ज्यादा है, पर डिमांड उसकी कोई कर नहीं रहा, कोई कस्टमर उसको लेना नहीं चाह रहा। तो उस केस में वो क्या कर रहा है, वो 100 की चीज को 50 रुपए में बेचने को भी तैयार है। तो जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस कम होता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्राइस डिस्कवरी। बहुत डिटेल में ये आपका दिया हुआ है, लास्ट में एक टॉपिक है प्राइस डिस्कवरी, इसी चैप्टर के लास्ट में, तब हम इसको डिटेल में एक बार फिर से देख लेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट सिंपल टर्म में क्या है, एक ऐसी मार्केट जहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचा और खरीदा जाता है। कौन से वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, तो वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे इवोल्यूशन कहाँ से, इसकी फाइनेंशियल मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई, वो सब बोला हुआ है। कि जो ऑर्गेनाइजेशन के, जो मार्केट की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अगर अगर उसको आपको समझना है, तो उसको समझने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको अगर आप समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लिमिटेशंस और प्रोस्पेक्ट्स क्या है, एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी, वो सब समझना होगा। फाइनेंशियल मार्केट में हमारा क्रेडिट मार्केट आ जाएगा, मनी मार्केट आ जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाएगा। क्रेडिट मार्केट क्या है, जो बैंक है वो लोन देते हैं, जो कमर्शियल बैंक, ये सारा क्रेडिट मार्केट में आ जाएगा। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जो है पैसा दिया जाएगा, विद इन ईयर आप बोल सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, जैसे फॉरेन एक्सचेंज जो भी प्रोडक्ट है। डेट मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड ये सब बेचा जाएगा। ऐसे कैपिटल मार्केट में, जो ये भी लॉन्ग टर्म मार्केट है, ऐसे डेरिवेटिव मार्केट जहाँ पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट को बेचा खरीदा जाएगा, और इंश्योरेंस मार्केट जहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचा या खरीदा जाएगा। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, टिल 90s। ठीक है, तो जहाँ पे टिल 90s है, इसका शुरुआत इसमें हो गया था। तो जो इनिशिएशन होना शुरू हुआ था वो 90s में होना शुरू हो गया था, और फिर नए एफिशिएंसी स्ट्रक्चर और जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे आने लगी मार्केट को लेके। और भी कई सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें रिलैक्सेशन देने दिया जाने लगा हर सेगमेंट में। और जो प्राइसिंग वो भी फ्री प्राइसिंग था, मतलब आपसे जो है फ्री प्राइसिंग, मतलब डिमांड और सप्लाई फैक्टर काम करेंगे, कोई इंटरवेन नहीं करेगा कि इस फाइनेंशियल एसेट का या इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा। तो फ्री प्राइसिंग का कंसेप्ट आया। फाइनेंशियल सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, इसकी वजह से जो मार्केट अभी इतनी ज्यादा डेवलप्ड है। और जो क्वांटिटी को लेके कि कितने प्रोडक्ट लोगे, तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस को भी आसान आसान किया था, और बैरियर को हटाया गया था। और कई सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट इसमें ऐड किए थे, नए नए प्रोडक्ट इसमें ऐड किए गए थे। और ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर, मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब जो है कुछ हिडन नहीं रहेगा, डिस्क्लोजर मतलब जो चीजें बतानी है, जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मालूम होनी चाहिए, तो उस तरह की प्रैक्टिसेस को लाया गया था। उसके बाद जाके फाइनेंशियल मार्केट इतनी ज्यादा डेवलप और सक्सेस मार्केट अभी है। तो उसकी शुरुआत 19 से आपका हो गया था। अब यहाँ से आपका मेन आ जाता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट के। ठीक है, तो ये आपका टर्म है इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मार्केट में कई सारे सेक्टर्स है, सेगमेंट है। पहला हो जाएगा क्रेडिट मार्केट, फिर मनी, फिर डेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड। इन सभी का डिस्कशन वन बाय वन अभी हम देख लेते हैं। इसी को आपको बॉक्स फॉर्म में भी इन्होंने आपको दिखा रखा है, टेबुलर फॉर्म में ऐसे करके। ये सारे आपके 8-9 टाइप के मार्केट हो गए। तो वन बाय वन इसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आपका क्रेडिट मार्केट। तो क्रेडिट मार्केट क्या होता है, क्रेडिट मार्केट इट इज अ इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो क्रेडिट मार्केट में जो है लोन वो सब दिया जाता है। तो कौन से है, बैंक होंगे, चाहे आप कमर्शियल बैंक बोल लीजिए, कॉर्पोरेटिव, और जो बाकी के जो बैंक है वो सब इसमें आ जाएगा। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, तो वो भी हमारा क्रेडिट मार्केट का ही पार्ट है। अब अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी जो है वो क्या है और बैंक क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहली बात, जो एनबीएफसी होते हैं हमारे, जो एनबीएफसी होते हैं वो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। और बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है 1949, उसके तहत। तो जो कंपनी एक्ट पुराना 1956 और जो नया कंपनी एक्ट, उसके तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बैंकों को जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 के तहत किया जाता है। दूसरा, बैंक क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट, जैसे आपका सेविंग बैंक, ये सब डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तीसरा, जो बैंक है उनका जो भी कस्टमर का जो बैंकों का जो पैसा है वो डीआईसीजीसी के द्वारा सेव होता है। जो कस्टमर बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा वो पैसे का इंश्योरेंस होता है। लेकिन एनबीएफसी के पास जो पैसा उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है बैंक और एनबीएफसी में। पर ये भी वही एक्टिविटी, अगर लोन देना हो तो वो भी एनबीएफसी करेगा, बैंक भी लोन देता है। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज कॉमन और जो है डिफरेंट मैं आपको बताया एनबीएफसी में।
तो सबसे बड़ा डिफरेंस, एनबीएफसी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए जाते हैं, बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब जैसे सेविंग बैंक, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो पैसा देना पड़ेगा। करंट अकाउंट, जब भी कस्टमर पैसा लेना चाहेगा तो देना पड़ेगा। लेकिन एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और बैंकों का पैसा डीआईसीजीसी के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा सेव होता है, लेकिन एनबीएफसी को डीआईसीजीसी की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो ये सारे ही बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सारा हमारा क्रेडिट मार्केट का हिस्सा हो जाएगा। और इसमें कुछ अनऑर्गेनाइज्ड भी आ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो अनऑर्गेनाइज सोर्स क्या हो गया, मनी लेंडर्स और इंडिजिनस बैंकर्स। तो मनी लेंडर्स आपने देखा होगा ना कि कुछ इंटरेस्ट रेट पे ये गाँव में आपको मिलेंगे, गाँव में ज़्यादातर, गाँव या लोकल एरियाज में, तो वो आपको लोन देते हैं, वहां से भी आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। तो वो अनऑर्गेनाइज आ जाएगा। ये सभी ऑर्गेनाइज फॉर्म के हमने, और वो अनऑर्गेनाइज वे में भी क्रेडिट मार्केट के प्लेयर्स होते हैं। तो क्रेडिट मार्केट आपको समझ में आ गया, मतलब जहाँ पे लोन दिया जाएगा, किस किस फॉर्म में, बैंकों की फॉर्म में, एनबीएफसी की फॉर्म में। ऑर्गेनाइज हो गया, अनऑर्गेनाइज है जैसे मनी लेंडर्स। पहला हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? हाँ, एक और बात, ये जो क्रेडिट मार्केट है उसमें तीन तरह का टर्म होगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तीन तरह का जो है लोन दिया जाएगा। अगर हम बात करें एनबीएफसी की, तो ज्यादातर वो शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। और अगर हम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो मीडियम या लॉन्ग टर्म। तो ये तीन तरह से इसमें तीन तरह का टर्म है। शॉर्ट टर्म ज्यादातर एनबीएफसी होंगे, और मीडियम और लार्ज टर्म का क्या होंगे, ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक। सेकेंड आता है हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किस लिए? जो शॉर्ट टर्म की जो डिमांड है या सप्लाई है उसको पूरा करने के लिए। तो मनी मार्केट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, जैसे कि कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, और बाकी के जो सिक्योरिटीज है जैसे रेपो, और कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, और इंटर कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंटर कॉर्पोरेट फंड। तो ये सारा कुछ हमारा मनी मार्केट का हिस्सा हो जाएगा। तो कॉल मनी क्या होता है कि एक दिन के लिए बैंकों को आपस में एक दूसरे से लोन चाहिए, तो वो कॉल मनी के तहत दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है, ठीक है। और बैंकों को रिक्वायरमेंट होगी, बैंक सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करेगा, और बदले में ये जैसे 1 लाख के डिनोमिनेशन में या उसके मल्टीपल में रहेंगे, 1 लाख या उसके मल्टीपल में रहेंगे, और बैंकों को पैसा मिलेगा और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे शॉर्ट टर्म में पैसे को बैंक अरेंज करता है। ऐसे ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है, लेकिन इसको इशू आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ये 25,000 के मल्टीपल्स में से आपको मिलते हैं। और भी जैसे रेपो हो गया, रेपो, रिवर्स रेपो, और बैंकर्स, ये जैसे कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, या फिर बाकी के इंटर कॉर्पोरेट फंड। तो ये सारा हमारा मनी मार्केट का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका डेब्ट मार्केट, तीसरा। तो डेब्ट मार्केट क्या होगा, इसमें ज्यादातर आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेंगी और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज कुछ हद तक रहेंगी। तो ज्यादातर जो डेब्ट मार्केट है उसको मोस्टली तो गवर्नमेंट ही कवर करता है, बट थोड़ा बहुत जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट जो बॉन्ड है, वो भी इसमें इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करेगी। तो इनकी जो जैसे इनके कोई बॉन्ड हो गए, मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, आप उसको खरीदोगे, मतलब आपको पैसे दिए जाएंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड है तो सिक्योर होता है, और इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। और इसमें क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट ऑब्लिगेशंस। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप बोल रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि वो आपको पे करेगा। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ऑल्सो इशूड। तो कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज भी इशू करती है, मतलब 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टाइम की। और उसको बोला जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट पर्पज के लिए लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज इशू करती है। हम उन सिक्योरिटीज को लेते हैं, लोग उस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बदले में लॉन्ग टर्म के लिए उनको पैसा देती है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। उसी सिक्योरिटीज को बोला जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है। कंपनीज क्या करती है, जैसे ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मैंने बोला, जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो बॉन्ड इशू करती है उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड बोला जाता है, प्राइवेट कंपनीज। और ये ज्यादातर 5 साल 10 साल इतने के लिए भी हो सकता है, और ये लॉन्ग टर्म का भी है, मतलब। तो कंपनीज रेज फंड फॉर लॉन्ग पीरियड, जैसे 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, और उन्हीं को बोला जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड प्राइवेट कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है। अच्छी कंपनी, जैसे इनकी रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे ट्रिपल ए रेटिंग या एक अच्छी रेटिंग वाली जो कंपनी है वही कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है। और कंपनी विच इज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, सड़कें, रोड, हाईवे, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के फंड को वो अरेंज करती है, डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर भी एक टाइप का बॉन्ड ही होता है, और वो भी कॉर्पोरेट इशू करती है लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेप मार्केट। तो डेप मार्केट में आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, प्राइवेट बॉन्ड आ जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इशू करती है,
जिसको बोला जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। और जो प्राइवेट है कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट के लिए 5 साल 10 साल वाले भी बॉन्ड इशू करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो है बॉन्ड इशू करती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जिसको डिबेंचर बोला जाता है। डेब मार्केट के बाद अगला आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक तो बैंक आ जाएगा जिसको ऑथराइज डीलर बोला जाएगा, कस्टमर्स आ जाएगा, और रिजर्व बैंक तो है ही। तो रिजर्व बैंक ने बैंकों को परमिशन दी है कि वो आरबीआई के बिहाफ पे, वैसे फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस करने का हक पहले सिर्फ किसका था? आरबीआई का था। लेकिन आरबीआई ने क्या बोला कि बैंकों को उसने अपना ऑथराइज डीलर बना रखा है, और भी किसी को अगर आरबीआई अप्रूवल देता है इस पर्पस के लिए तो उनको बोला जाता है ऑथराइज डीलर, जिनको फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस करने का परमिशन दिया जाता है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो कस्टमर्स जो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेंगे बेचेंगे, ये हो गए बैंक जो कि ऑथराइज डीलर का काम करेंगे, और आरबीआई जिन्होंने इनको अप्रूवल दिया। तो इन तीनों को मिला के बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इन तीन पार्टीज की ये होती है मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? डेवलप मार्केट है, और कब से? 1978 के बाद से ज़्यादा डेवलप हुई है। 1978 से पहले क्या था कि जो बैंक है वो ज़्यादातर मर्चेंट ट्रांजेक्शन करते थे फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जैसे रिटेल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, मतलब सिर्फ बिजनेसमैन के लिए था, लोकल लोगों के लिए ज़्यादा नहीं होता था। और दे आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर पोजीशन स्क्वायर या नियर स्क्वायर। स्क्वायर नियर कैसे? मतलब उनको अपनी पोजीशन को क्लोज रखना पड़ता था। क्लोज मतलब किसी और के लिए ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, और स्क्वायर मतलब ऑलमोस्ट क्लोज, और नियर नियर स्क्वायर मतलब ऑलमोस्ट उनको क्लोज रखना पड़ता था एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द डे। जनरली अभी क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज में, जो एक होता है ना स्क्वायर पोजीशन, स्क्वायर मतलब एंड ऑफ डे, जब आप अपनी सारे ट्रांजेक्शन को क्लोज कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए बैंकों में हम 4 बजे के बाद दरवाजा बंद कर देते, तो ये एक तरीके का स्क्वायर, मतलब आप ट्रांजेक्शन के लिए उस चीज को क्लोज कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है स्क्वायर। तो पहले बैंक क्या करते थे कि पब्लिक के लिए तो था नहीं, 1978 से पहले की बात हो रही है, उस टाइम पे सिर्फ मर्चेंट को ये सुविधा दी जाती थी। प्लस बैंक अपनी पोजीशन को फुल डे स्क्वायर, मतलब ज्यादातर फुल डे ही इस चीज के लिए उस अपनी पोजीशन को, मतलब पोजीशन मतलब क्या क्या उनके एक्सपोजर है, क्या क्या वो और एक्सपोजर रख रहे, क्या क्या चीजें उनके ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग है, तो उसको स्क्वायर है, मतलब ऑलमोस्ट वो बंद ही रहता था फुल टाइम। फिर 1978 के बाद से क्या हुआ कि बैंकों को आरबीआई के द्वारा परमिशन दिया गया टू टेक ट्रेडिंग पोजीशन, कि वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग ये सब कर सकते हैं। एंड दे वर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्क्वायर और नियर स्क्वायर ओनली एट द, तब बोला था कि जो आपको स्क्वायर मतलब जो क्लोजिंग पोजीशन रखनी है वो सिर्फ एंड ऑफ डे ही रखनी है, ये इसमें बोला था। तो 1978 से पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इतनी अच्छी डेवलप नहीं थी, उसके बाद ही थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। उससे पहले बैंकों को फुल डे अपना पोजीशन स्क्वायर रखना पड़ता था। जनरली फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है कि डे एंड में क्या होता है, डील क्लोज हो जाती है ना, डील क्लोज होने है, तो ऑलमोस्ट डे टाइम में भी उनको डील ऑलमोस्ट क्लोज इस पोजीशन में उनको रखना होता था, लेकिन फिर उसको चेंज करने के लिए बोल दिया, अब सिर्फ जो एंड ऑफ डे है तभी उनको स्क्वायर पोजीशन रखना होता है। फिर 1990 के बाद से लिबरलाइजेशन हुआ, तो इंडिया जो है काफी इस चीज में काफी ग्रोथ देखने को मिली। और अगर हम बात करो कि टर्नओवर की बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कितना टर्नओवर होता है, तो 2000 की बात करते हैं, पहले 2000 में तो 6 बिलियन डेली का, 6 बिलियन यूएसडी ये डेली का टर्नओवर था। और ये बढ़ के अभी अगर हम बात करें तो 70 बिलियन डेली हो गया। तो एक दिन में 70 बिलियन यूएसडी का टर्नओवर होता है, इतनी बड़ी हमारी ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अभी हो गई। पांचवी अगर हम बात करें वो है हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है? डेरिवेटिव मतलब इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं हो रही, डिराइव करता है इसकी वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट्स। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, क्या वैल्यू होगी आपको नहीं मालूम, लेकिन ये डिराइव करेगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। अब क्या एग्जांपल है डेरिवेटिव प्रोडक्ट का? सिंपल एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कर्ड का प्राइस किससे डिसाइड होगा, या बटर का प्राइस किससे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा मिल्क के प्राइस से। अगर मान लीजिए मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो डेफिनेटली कर्ड का प्राइस और बटर का प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का डेरिवेटिव प्रोडक्ट का एग्जांपल है कि इसकी वैल्यू खुद से ये ड्राइव नहीं करता, और ये वैल्यू डिफाइन करेगा कुछ अंडरलाइंग इसके असेट्स होंगे, उनके जो अंडरलाइंग असेट्स है उनके प्राइस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू डिराइव होती है। ये मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि कर्ड का प्राइस क्या होगा, बटर का प्राइस क्या होगा, डिपेंड करेगा मिल्क का प्राइस क्या है। अगर वो बढ़ेगा तो कर्ड का प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऐसे ही बटर के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यानी डेरिवेटिव भी एक टाइप का इसी टाइप का एक प्रोडक्ट है जो कि काम इसी तरह से करता है। और डेरिवेटिव में दैट रिक्वायर्ड नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट। तो स्टार्टिंग में इन प्रोडक्ट के लिए ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट कुछ लगाना नहीं होता है, और बाकी तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके कंपेरिजन में कम आपको इन्वेस्टमेंट इसमें लगाना पड़ता है। और दैट इज सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट। अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, इसका सेटलमेंट एक फ्यूचर डेट में होता है। और यहाँ पे ये भी बोले कि इंडिया में जो डेरिवेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उसको परमिशन दिया गया रेगुलेटर के द्वारा, जैसे कि आरबीआई और सेबी। सो सेबी क्या करता है, हमारी जितने भी ये जो भी हमारा जैसे ट्रेडिंग जो भी है उस सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भी है उन सबको कंट्रोल करेगा। फॉरेन एक्सचेंज जो भी हमारा एक्सचेंज मार्केट है वो, और जैसे फॉरेन एक्सचेंज ये सब हो गया तो उसको कौन? आरबीआई कंट्रोल करता है। तो उन दोनों के द्वारा डेरिवेटिव मार्केट को परमिशन और रेगुलेशन किया जाता है।
और ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है ओवर द काउंटर, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड। तो ओवर द काउंटर में हमें मालूम होता है कि अपोजिट पार्टी कौन है। जैसे आप दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार में मालूम है ना कौन है, तो वो हो गया एक तरह से ओवर द काउंटर। आप ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट से करते हैं तो उसमें आपको नहीं मालूम कि जैसे आपके घर में कोई प्रोडक्ट आया, मान लीजिए आपने कोई ड्रेस मंगाया, कोई खाने पीने का कोई भी चीज़ मंगाई है, तो आपको आपके पास प्रोडक्ट आया लेकिन आपको नहीं मालूम कि कहाँ से आया, कौन इसका सेलर है, शॉपकीपर कौन है। ठीक है, फ्लिपकार्ट एक मीडिएटर है ना, सेम उसी को बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। तो एक्सचेंज ट्रेडेड में जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट में फ्लिपकार्ट मीडिएटर का काम कर रहा है ना, हमें नहीं मालूम कि सेलर कौन है, सेलर को नहीं मालूम कि बायर कौन है। इसी हिसाब से जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किसके शेयर्स है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, तो वो बस इनको ही मालूम है, ये इनको आपस में नहीं मालूम, तो उसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। मतलब जहाँ पे एक प्रॉपर एक्सचेंज के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा प्रोडक्ट को बेचा या खरीदा जाता है, और ओवर द काउंटर में हमें मालूम है कि कौन हमारी अपोजिट पार्टी है। ठीक है, तो इसमें दो है, एक तो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक है इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट बता रखा है। तो पहला होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एक इंटरेस्ट रेट स्वैप, और ये जो एक्सचेंज वाले हैं इसमें आ जाएगा फ्यूचर और ऑप्शन। तो टोटल चार हो गए। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और फ्यूचर डेट में जो उनकी ऑब्लिगेशन होगी वो उनको पूरी करनी होगी। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट का स्वैप किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को फिक्स इंटरेस्ट रेट पसंद है, दूसरे को फ्लोटिंग पसंद है, तो फिक्स वाला फ्लोटिंग को चाहता है कि मैं उसका इंटरेस्ट रेट पढ़ूँ, फ्लोटिंग वाला चाहता है कि मैं फिक्स वाले का इंटरेस्ट रेट पे करूँ। तो आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, तो उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो ये दोनों ज्यादातर पार्टीज आपस में बात कर लेती है, तो इसलिए उसको ओवर द काउंटर बोलते हैं। ऐसी एक्सचेंज ट्रेड, मतलब एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में भी इस तरह के डेरिवेटिव मिल जाते हैं। जैसे फ्यूचर, सेम इसमें यही है कि फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन होगी, और लेकिन ये प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पूरी होती है। ऑप्शंस में भी जैसे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास राइट टू बाई, राइट टू सेल, मतलब कुछ भी आपके बीच में, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया पर आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। डेरिवेटिव एक टाइप का इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह काम करता है, मतलब आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने ऑप्शंस खरीदे मार्केट से, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, उसके लिए आपने कोई ऑप्शन खरीदा, तो उस ऑप्शन के हिसाब से आपको बोला था कि एक शेयर आपको 50 रुपए में मिलेगा एज पर ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अब उस शेयर का जो मार्केट प्राइस है, सॉरी, खरीदने के लिए आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट टू बाई, कॉल ऑप्शन जिसको बोला जाता है राइट टू बाय। ठीक है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन है, काफी डिटेल में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय। तो आपने एक कॉल ऑप्शन किया और बोला जिसमें आपको एक शेयर मिलेगा 50 का, लेकिन अब मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो है, एक शेयर का कीमत है 40 रुपए। तो अब एक शेयर का कीमत है 40 रुपए, लेकिन अगर अपने अपने इस कॉल ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपको एक शेयर के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या बेनिफिशियल है कि आप 40 रुपए देना पसंद करेंगे, 50? तो डेफिनेटली हम 50, सॉरी 40 के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सस्ते में हमें शेयर मिल रहा है, तो हम अपने ऑप्शन को भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। हाँ, इसके लिए हमने कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, बस हमें उतना ही लॉस होगा। मान लीजिए प्रीमियम था 2 रुपए, तो कोई नहीं, 2 रुपए का लॉस होगा, पर फिर भी हम यहाँ पर 8 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, शेयर ऑप्शन के साथ ना जाने जाके, उस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर करके। तो वही होता है ऑप्शन। मतलब इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय, हमारे पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब जबरदस्ती नहीं कि हमें खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑप्शन कर लिया तो अब हमें जाना ही पड़ेगा, उस प्राइस से जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसी को बोला था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अब हमेशा बेस्ट डील करते हैं, मतलब आपको जितना बेस्ट प्रॉफिट होगा वैसे ही करेंगे, इसीलिए ये होता है हमारा ऑप्शन। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इसमें ऐसा नहीं। मान लीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने एक शेयर को लेकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक शेयर 50 में मिलेगा, तो फ्यूचर में मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो शेयर का कीमत है वो 40 चला गया। अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आपको मार्केट के साथ नहीं जा सकता, आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही जाना पड़ेगा, 50 में एक शेयर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम रहता है। ये भी टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह ही हो गया, जो ज्यादा अच्छी इंश्योरेंस फैसिलिटी देगा उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आप ऑप्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, फीचर भी कम होगा। लेकिन ऑप्शन में ये होगा कि फ्यूचर में अगर आपको अपना प्राइस लगता है मार्केट प्राइस बेटर है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर वाले में ऐसा नहीं है। मार्केट प्राइस कम है, ज्यादा है, आपने जो ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ आपको जाना ही पड़ेगा। यही इसमें एक मेन इसमें यही डिफरेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है, कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म का जो है इक्विटी, मतलब जो शेयर मार्केट, और डेब्ट मतलब लोन। तो एक लॉन्ग टर्म का जो डेब्ट मतलब ये बॉन्ड ये सब हो गया, तो इक्विटी और डेब्ट मार्केट है लॉन्ग टर्म का, उसी को बोला जाता है कैपिटल मार्केट में। इसमें इक्विटी और बॉन्ड को इश्यू किया जाता है और ट्रेड उसकी होती है। ज्यादातर में क्या आ जाएगा कि कॉमन सेंस में अगर बात कीजिए तो ये जो कैपिटल मार्केट है ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म की मार्केट है। तो जो मनी मार्केट है उसको शॉर्ट टर्म मार्केट बोला जाता है, और कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म मार्केट बोला जाता है। कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी फाइनेंस, जैसे गवर्नमेंट को या
कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट से ही शेयर्स को इशू करके या फिर डेब्ट के थ्रू फंडिंग रेज करती है, लेती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस द कैपिटल मार्केट मीडिएट बिटवीन द मेच्योरिटी प्रेफरेंस। तो जो इसमें एक लेंडर होगा, लोन देने वाला एक होगा बोरोवर, तो उनकी जो प्रेफरेंसेस है, मेजोरिटी प्रेफरेंस है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसी हिसाब से ये पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल कराती है। और इसमें दोनों ही ऑप्शंस है, जो इक्विटी मतलब इसमें शेयर्स को खरीदा बेचा जाएगा, डेप मार्केट में बॉन्ड ये सब चीजें खरीदी बेची जाएंगी। तो इन दोनों में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल। तो प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम आप बॉन्ड या शेयर को खरीद रहे, सेकेंडरी मतलब सेकंड हैंड बॉन्ड या डेप्ट को आप खरीद रहे, वो हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट। चलिए, कैपिटल मार्केट क्या हो गया हमारा, लॉन्ग टर्म मार्केट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इंश्योरेंस मार्केट। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीदा बेचा जाएगा। बोला है कि अभी क्या हो रहा है कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अभी हमारी मार्केट की इकोनॉमी क्या है, काफी कॉम्पिटेटिव है, नए नए प्रोडक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो इंश्योरेंस जो हमें उस जो हम नए नए प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम नए नए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उनको इंश्योरेंस करने के लिए हमें इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, उससे रिस्क को बचने के लिए। इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो दो तरह से इसको डिफाइन होता है। एक हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा क्या हो गया, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस मतलब जैसे आपकी कुछ हो गया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस मतलब उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, कुछ उसको हो जाता है, तब इंश्योरेंस वाले पे करेंगे। नॉन लाइफ मतलब जैसे जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का मतलब जैसे आपका हाउस इंश्योरेंस हो गया, वो एक टाइप का जनरल इंश्योरेंस हो गया। तो मतलब फ्लड की वजह से या किसी और चीज की वजह से आपका घर को कुछ नुकसान होता है, तो जनरल इंश्योरेंस वाले पे करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन बींग की लाइफ के बारे के लिए इंश्योरेंस करता है। जनरल इंश्योरेंस मतलब नॉन लाइफ जो चीजें उनके लिए वो इंश्योरेंस देता है। स्टार्टिंग के टाइम पे जो लाइफ इंश्योरेंस है, एलआईसी को स्टैब्लिश किया था, और नॉन लाइफ में जनरल इंश्योरेंस को स्टैब्लिश किया था। ये कंपनीज के नाम है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और उसकी 4 सब्सिडी। तो स्टार्टिंग में जब जो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि पहली इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कौन सी कंपनी थी, वो थी एलआईसी। अभी भी बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो उसको पहली बार स्टैब्लिश किया था, और जनरल इंश्योरेंस के लिए था जीआईसी और उसकी 4 सब्सिडी। फिर धीरे धीरे जो है एक आर एन मल्होत्रा एक कमेटी बनाई गई थी, और उसमें बोला था कि इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म के लिए कमेटी की बात की गई थी, जब लिबरलाइजेशन हो रहा था उसके बाद। फिर इसने अपना रिकमेंडेशन दिया था 1994 में, जो आर एल मल्होत्रा कमेटी उन्होंने, उसने बोला था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको प्राइवेट के लिए भी ओपन कर देना चाहिए, और एक प्रॉपर एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो कि इसको कंट्रोल करे। जैसे आरबीआई बैंक को कंट्रोल करता है, सेबी हमारा मार्केट को कंट्रोल करता है, इस तरह से इंश्योरेंस के लिए भी एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। तो इसी कमेटी के कहने पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत इसको सेटअप किया था, आईआरडीए को इस एक्ट को स्टैब्लिश किया था, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेटअप किया था। तो आईआरडीए एक्ट के तहत ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेटअप किया था। फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया था, और उसके साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें काफी ग्रोथ देखने को मिली। रीजन क्या था कि जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है उनको पूरी करने के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर आज है, काफी बड़ा मार्केट हमारा बन गया। तो ये हमारी इंश्योरेंस मार्केट आ गई, हमारी नेक्स्ट मार्केट। ठीक है, तो इंश्योरेंस मार्केट को आपने देखा कि आईआरडी एक्ट के तहत इसको सेटअप किया था, और आर एन मल्होत्रा की कमेटी के सजेशन के बाद से ही इस कमेटी को सेटअप करने की बात की थी, इस रेगुलेटर बॉडी को सेटअप करने की बात की थी। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड को बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 5 दोस्त है, उनका नाम है ABCDE। ठीक है, इन पांचों ने क्या किया, एक एक हजार रुपए, दो स्टोरी है, एक है म्यूचुअल फंड से पहले। तो ये 5 दोस्त है, इन सभी पांचों ने एक एक हजार रुपए अरेंज किए। 5 लोगों ने 1000 रुपए अरेंज किए, तो कितना हो गया, 5000। तो इनके पास दो ऑप्शन है कि या तो अपना ये जो ABCD है, या तो इससे अपना अपना जैसे मान लीजिए ए ने अपना पैसा किसी शेयर में लगाया, बी ने कहीं शेयर में लगाया, तो अलग अलग जगह पर सबने लगाया। तो मान लीजिए ए का शेयर बिल्कुल डूब गया, बी को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, सी का शेयर डूब गया, डी को प्रॉफिट हुआ और ई को प्रॉफिट हुआ। तो इसमें 2 लोगों को लॉस हुआ और बाकी 3 को प्रॉफिट हुआ। ये तब है जब सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी सहमति से। ठीक है, आपसी सहमति से मिलके काम करना, वो होगा म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो 5 दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि पिछले साल हमने इस तरह से अलग अलग पैसा लगाया था, बेटर है इस बार हम लोग मिलके पैसा जो है मार्केट में लगाते हैं, शेयर मार्केट या बॉन्ड मार्केट में मिलके लगाते हैं। तो पांचों ने एक एक हजार जमा किया, आ गए 5000। तो इन्होंने एक फंड मैनेजर को बुलाया। फंड मैनेजर का काम क्या है, इन लोगों को मार्केट का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, जो उनके पैसे को मैनेज करेगा, कहाँ कहाँ लगाना है वो डिसाइड करेगा, तो उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो इसने फंड मैनेजर को हायर किया इन्होंने, और फंड मैनेजर ने बोला कि मैं 1% या 5% अपना कुछ कमीशन लूंगा। ठीक है, 5000 का 5% अगर आप ले तो कितना हो गया, 250।
तो उस 250 का इसने अपना कमीशन लिया और बाकी का जो पैसा था इसका, इन लोगों का, तो उसका मान लीजिए 5,000 माइनस 250, जितना भी उनका पैसा हुआ तो उसको उन्होंने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया है। कुछ पैसा मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, XYZ के शेयर में, कुछ पैसे को बॉन्ड मार्केट में लगाया, कुछ पैसे को किसी और ABC कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया। मान लीजिए 2,000 यहाँ इन्वेस्ट किया, 1,000 यहाँ पे और 2,000 यहाँ पे, इस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ। इस हिसाब से कितना हो गया इसका, 5,000 इन्वेस्ट किया। फिर पता लगा कि जो XYZ है वो कंपनी का शेयर डूब गया, तो इसमें लॉस हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया। तो फाइनली जो ये प्रॉफिट है ये आपस में शेयर, तीनों का आपस में, जो सॉरी पांचों का आपस में प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। तो लॉस भी शेयर हो गया, प्रॉफिट भी शेयर हो गया। तो उस कंसेप्ट में म्यूचुअल फंड काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है कि आपस में जो भी लॉस है या प्रॉफिट है उसको शेयर किया जाए, मतलब एक को ज्यादा लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसमें दो ही लोगों को बिल्कुल ही लॉस हुआ था, तीन को बिल्कुल बेनिफिट हुआ था। तो लेकिन इसमें अगर म्यूचुअल फंड के तहत जाते हैं तो सब लोग म्यूचुअली मिलकर उस काम को कर रहे हैं। तो उसी कंसेप्ट पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रिसोर्स को जो है इन्वेस्टर से इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको सिक्योरिटीज में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। और जो सेबी है, सेबी रेगुलेट म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है, सेबी है। और थ्रू म्यूचुअल फंड हैव फॉर्म्ड ए, सेबी रेगुलेट म्यूचुअल फंड, थ्रू म्यूचुअल फंड आल्सो हैव फॉर्म्ड ए सेल्फ, तो म्यूचुअल फंड का एक अपना सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी है जिसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। और मतलब ये एक ऐसा बॉडी जो इसको कंट्रोल करता है, लेकिन जो सेबी है वो इसके रेगुलेटर है। इंडिविजुअल क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इंडिविजुअल्स जो है इतना अच्छे से उसको नहीं, मार्केट में इतने अच्छे से प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है ये बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा है उसको मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा। प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिसका मैंने आपको बोला था ना, कि जो बोल रहा था मेरे को 5% कमीशन चाहिए, तो ये वही वाला फंड मैनेजर था। तो इसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होगा। अब आप और हम इतना मार्केट के बारे में नहीं जानते, पर जो प्रोफेशनल्स है उनको मालूम है कि मार्केट किस तरह से काम करता है, कौन से शेयर्स है। और कोई भी, जैसे हमारे जब शेयर मार्केट कुछ ले रहे हैं तो बोलते हैं ना, किसी कंपनी के अगर आप शेयर्स ले रहे हो तो उसका पूरा आप हिस्ट्री देखिए, उसका 50 साल का हिस्ट्री देखिए, 30 साल का हिस्ट्री। अब इतना टाइम किसके पास है कि कौन, इतनी सारी तो कंपनी है, इतनी सारी उनकी हिस्ट्री है, तो कौन इतना टाइम उसके पास रखता है। लेकिन जो प्रोफेशनल है, जो अपना पूरा टाइम ही उसमें दे रहा है, तो उसको ज्यादा मालूम है, वो आपसे बहुत ज्यादा टाइम, वो उसी चीज में प्रोफेशनल है, तो ज्यादा बेटर तरह से कर सकते हो। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का ये भी बेनिफिट है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक फंड मैनेजर को दे देते हैं जो कि उस इसमें प्रोफेशनल होता है। और उसमें अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। और उसमें कंपनीज भी होती है। इसमें जो फंड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी रहेंगी। और वो कंपनीज क्या करेगी, जो स्किल्ड फंड मैनेजर है उनको एम्प्लॉय करती है और आपका जो पैसा है उसको मैनेज करके कि कहाँ का इन्वेस्ट करता है वो डिसाइड करती है। और ये इन्वेस्टर से पैसे को इकट्ठा करती है और फिर जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, या इक्विटी में या बॉन्ड में या मनी मार्केट में उसको, या किसी और सिक्योरिटीज में उसको इन्वेस्ट करती है। तो उसमें जो गेन होगा, ये जो इनकम इनकम या जो गेन होगी उससे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिस हिसाब से जिसने जितना जितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है। आफ्टर डिडक्टिंग एप्लीकेबल, मान लीजिए कोई एक्सपेंस है या कुछ और चार्जेस है तो उसको हटा के जो फाइनली जो नेट एसेट वैल्यू है उस पर डिडक्शन हो जाता है। अभी नेट एसेट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, नेट एसेट वैल्यू मतलब टोटल जो असेट्स है माइनस जो लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में क्या चाहेगा, जैसे मान लीजिए वो फंड मैनेजर का फी, वो कंपनी का फी या कोई और उनका चार्ज है तो उसको माइनस कर लीजिए। मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हो और उनमें इनका फीस मिला के हो गया 1,000, तो 10,000 में से 1,000 गया, कितना बचेगा 9,000। तो ये 9,000 हो गया नेट एसेट वैल्यू, मतलब फाइनल वैल्यू कितनी है। तो उस फाइनल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिस हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है पैसे को, जिस हिसाब से पैसा जमा किया। जिसने 1,000 रुपए दिए तो उसको 1,000 के हिसाब से मिलेगा, किसने 2,000 मिलाया तो उसको उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि सबको बराबर बराबर देना, आप जितना चाहे अपना इस सबसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी प्रपोर्शन में आपको प्रॉफिट का भी बेनिफिट उसी हिसाब से उसको मिलेगा। और क्या है कि कई सारे अलग अलग प्लान्स इसमें दिए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट प्लान हो गए जिसमें इन्वेस्टर्स खुद डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे रेगुलर प्लान है जिसमें ब्रोकर के तहत उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, अलग अलग प्लान है। और जो म्यूचुअल फंड में आपसे जो फी चार्ज करता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर, तो वो आपसे जो आपको अलग अलग जो मतलब जो बता रहा है आपको कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, मतलब आपके फंड को एक तरह से पूरी तरह से मैनेज कर रहा है, तो उसी के लिए वो फी चार्ज करता है। और जो फी चार्ज कर रहा है हमारा मैनेजर, वो भी हमारे सेबी सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। उसने लिमिट सेट की है, अगर वो लिमिट नहीं होती तो कितना भी आपसे चार्ज कर सकता। तो इसीलिए रेगुलेटर का काम यही है, जो सेबी वो बताता है कि किस लिमिट तक उनको फीस चार्ज करनी है। म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है, जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में वो दो तरह की, एक है ओपन फंड, ओपन एंड स्कीम, और दूसरी है क्लोज एंड स्कीम। इनमें डिफरेंस क्या है? ओपन एंड मतलब जैसे दरवाजा ओपन है तो कभी भी आप बाहर जा सकते हैं, कभी भी आप आ सकते हैं ना, वही है। ओपन एंड स्कीम में आप क्या है कि कभी भी उसको आप अपने जो म्यूचुअल फंड में जो आपकी हिस्सेदारी है उसको कभी भी आप बेच सकते हैं, कभी भी आप खरीद सकते हैं, वो है ओपन एंड स्कीम। क्लोज एंड में ऐसा नहीं है, क्लोज एंड में जब एक इसका फिक्स एक्सपायरी टाइम होगा, जब उसका एक्सपायरी टाइम होगा तभी आप उसको बेच पाएंगे। यही डिफरेंस है ओपन एंड स्कीम में और क्लोज एंड स्कीम में।
और ओपन एंड स्कीम के बारे में बताया, दैट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन और रीपर्चेस, मतलब जब आप उसको खरीद रहे हैं उसको बेच रहे हैं तो कंटिन्यूस बेसिस पे होता है और उसका कोई मेच्योरिटी टाइम भी नहीं है, क्योंकि कभी भी आप उसको बेच के जा सकते हैं, कभी भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, तो इसका फिक्स मेच्योरिटी टाइम नहीं है। अगर दूसरी तरफ क्लोज एंड देखो तो वो मान लीजिए आपका 3 साल 5 साल के लिए होगा एग्जाम्पल, एक मेच्योरिटी टाइम होगा, क्योंकि क्लोज एंड है तो जब उसका मेच्योरिटी होगा तभी आप उसको एग्जिट कर पाएंगे, उसको आप बेच के अपना बाहर आ पाएंगे ना। तो वो जनरली एक मेच्योरिटी टाइम होगा जैसे 3 ईयर्स 5 ईयर्स। और जो फंड इज द फंड इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग एट स्पेसिफिक टाइम। तो इसमें जो है, जो ये क्लोज एंड है उसमें स्टार्टिंग में जब आपको ये स्कीम ओपन होगी तभी आप उसको सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, और जब वो क्लोज होगी तभी आप उसको, जब उसका टाइम एक्सपायरी पूरा होगा तभी आप उसको जा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जो है एग्जिट ऑप्शन देने के लिए इन्वेस्टर्स को, मतलब जैसे इन्वेस्टर्स उनकी रिक्वायरमेंट को दूर करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, कुछ क्लोज एंड जो स्कीम है वो क्या करती है कि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि सेल बैक द यूनिट टू म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड को आप अपने यूनिट से सेल बैक कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का टेलर मेड आप बोल लीजिए, होने में तो क्लोज एंड में आप ऐसे बंद नहीं कर सकते, मतलब क्लोज एंड में जब एक्सपायरी होगा तभी आप वो अपने जो म्यूचुअल फंड के जब यूनिट्स है उनको बेच के आप जा सकते हैं, पर कहीं कहीं पे क्लोज एंड में भी ये सुविधा दी जाती है कि आप अपने जो शेयर्स है, जो आपकी यूनिट्स है म्यूचुअल फंड की, उसको म्यूचुअल फंड कंपनी को बेच सकते हैं। जो भी आपका नेट एसेट वैल्यू प्राइस होगा उस पर, नेट एसेट वैल्यू हमने अभी ऊपर देखा था, जितना हमारा असेट्स है माइनस जितनी लाइबिलिटीज है, तो जितना उनका असेट्स है लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होगा यहाँ पे देखा था, तो वो उस रेट पे बेच के जा सकता है म्यूचुअल फंड को। ये ऑप्शन भी कई बार अवेलेबल कराते हैं। और सेबी रेगुलेटर जो है उसने बोला हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ टू एग्जिट ऑप्शन इज प्रोवाइडेड टू। तो बोला है कि एटलीस्ट या तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कि वहां पे बेच खरीद सके, या रीपर्चेज के थ्रू उनको एटलीस्ट जो है हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट ऑप्शंस होना चाहिए, मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए मार्केट में, ऐसा इसमें बोला गया। और इसमें क्या चीज़ है कि कौन कौन इसमें इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड जो है, आप इंडिविजुअल है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है, ट्रस्ट है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो कॉर्पोरेट्स है जो इन्वेस्ट करना चाह रही है तो वो सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो इतना सारा हमने देख लिया म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंश्योरेंस मार्केट में कौन कौन सा था, फिर कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है फॉरेन प्रोडक्ट को बेचा खरीदा जाएगा, डेप्ट मार्केट लॉन्ग टर्म का गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म का हो गया, और पहला जो क्रेडिट मार्केट है वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सब इसमें आ गया। इसके साथ आपका ये हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 से। इसे एक बार आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।